was this question. A capacitor of 20 microfarad was charged to 10 volt and then it was connected across a resistance wire. Find the charge passing through the wire. अच्छा भैया, अगर कोई एक कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो उसका एक प्लेट में पॉजिटिव और दूसरे प्लेट में नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इसके क्रॉस में हम कोई एक रेजिस्टेंस वायर लगा देंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए रास्ता भागे, तो वही चार्ज तो भागेंगे इधर से। सो हम क्या कहेंगे, जितना चार्ज था वही डिस्चार्ज हो जाएगा। विल से द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, पॉजिटिव चार्जेस यूजुअली फ्लो नहीं करते। व्हाट विल फ्लो इज द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ए से आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ए से आया तो हम कहेंगे करंट उल्टा जाएगा। सो व्हाट इज द चार्ज पासिंग थ्रू, सो सॉल्यूशन में हम कहेंगे Q, चार्ज ऑन प्लेट्स कितना था, इट वाज C into V, इट इज 20 माइक्रोफैराड इंटू 10 वोल्ट इज 200 माइक्रोकूलम। ये सारा चार्ज गायब हो जाएंगे। सो दैट इज इक्वल टू चार्ज थ्रू दी वायर, चार्ज थ्रू वायर। वायर के अंदर से वही चार्ज आएगा जो इस पे था वो इधर से आएगा और चले जाएगा। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो लाइक दिस एंड दैट विल कॉन्स्टिट्यूट ए करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बात समझ में आया? अब सारा चार्ज चला गया, क्या इसमें एनर्जी है? नहीं, तो कहां गया एनर्जी? सारा हीट बन गया। सो हीट जनरेटेड, हीट डेवलप्ड इन द वायर, यू से इट इज सेम एज द एनर्जी स्टोर्ड। जो एनर्जी था सारे गायब हो गया, तो आप कहोगे हीट डेवलप इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड। और एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला मालूम है? कोई कैपेसिटर है जिसमें चार्ज दिया है ना V दिया है और C दिया है, तो एनर्जी स्टोर हो गया हाफ CV स्क्वायर। हाफ 20 माइक्रोफैराड 10 का स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 1000 माइक्रोजूल्स। क्या बात समझ में आया? एक्सक्यूज मी, समझ में आया? अगला क्वेश्चन, two capacitors, two similar air capacitors, two similar air capacitors air capacitors each charged to same potential charged to same potential are in parallel as shown। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये C1 है, कैपेसिटेंस C है, ये C2 है, कैपेसिटेंस C है। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब was inserted between plates of C1 की प्लेट के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए। द पोटेंशियल डिफरेंस across C2 will increase or decrease, will increase or decrease। C2 में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा कि घटेगा?
समझ में आया? अच्छा, इसमें ढेर सारी चीज सोचने वाली है, सोचेंगे तो कर पाएंगे। अब हुआ यूं कि दोनों बराबर चार्ज हुए थे, दोनों में बराबर चार्ज था। अगर इसमें चार्ज था Q, इसमें चार्ज था Q, सिस्टम में टोटल चार्ज क्या था? 2Q नहीं? अच्छा, 2Q चार्ज था और कैपेसिटेंस था 2C। C एंड C पैरेलल में है तो था 2C। 2C वाज कैपेसिटेंस, 2Q वाज द चार्ज। फाइन। अब जब हम डाइलेक्ट्रिक इसमें डाल देंगे C1 के अंदर, सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, इसका बढ़ गया, दोनों पैरेलल में इफेक्टिवली बढ़ गया। चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा सिस्टम का? वे चार्ज तो वही रहेगा, 2Q चार्ज था, 2Q चार्ज रहेगा सिस्टम में। तो सिस्टम विल हैव टोटल चार्ज जो था वही रहेगा, जाएगा कहाँ? चार्ज वही रहा, कैपेसिटेंस बढ़ गया। चार्ज वही रहा, कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो Q/C होता है वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन विल इंक्रीज और डिक्रीज। Q/C, Q सेम रहा, C बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज। अब C2 बेचारा चुपचाप था, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस घट गया। पूछा है अक्रॉस C2 विल इंक्रीज और डिक्रीज? विल डिक्रीज। चार्ज ऑन C2 विल इंक्रीज और डिक्रीज? कैसे? C2 में चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस घट गया, C2 into V इज द चार्ज, इसका चार्ज घट जाएगा। मतलब जैसे डाइलेक्ट्रिक डालोगे यहाँ से चार्ज इधर भाग जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया? हाँ, दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 की जगह मैं इसको ऐसे पूछ सकता हूँ, चार्ज ऑन C2, तो चार्ज ऑन C2 विल इंक्रीज और डिक्रीज, ऐसा पूछो। अब आप सोच के बता सकते हो, चार्ज ऑन C2 विल इंक्रीज और डिक्रीज? हाँ, क्योंकि V डिक्रीज कर गया तो चार्ज विल ऑल्सो डिक्रीज। तो क्या लिखेंगे? बाय इंसर्टिंग, सॉल्यूशन में बात करें, बाय इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक C total increases but Q total is constant. कॉमन पोटेंशियल पहले भी बता चुके हैं, इस Q total बाय C total will डिक्रीज, क्योंकि Q वही था और C total बढ़ गया। So PD across C2 decreases and hence the charge on it। इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज थे वो भी डिक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला होता है C2 into V। तो जैसे हम इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे इसका चार्ज घट जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? है ना? चलिए रीजनिंग वाले छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट air capacitor has an air capacitor of 20 microfarad has plate separation कितना? 6 millimeter। If a conducting plate of thickness 2 millimeter is inserted between plates without touching them, ये बोर्ड में आ चुका है,
without touching them, then what will be new capacitance? दो कंडक्टिंग प्लेट था, प्लेट सेपरेशन 6 मिलीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, ये डीवी कुछ नहीं दिया है कि ये 6 मिलीमीटर है, दोनों के बीच में प्लेट सेपरेशन ऑलरेडी कितना है 6 मिलीमीटर। बोल रहा है कि इसका कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है, कितना है कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज 20 माइक्रोफैराड। अच्छा ठीक है, 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है और प्लेट सेपरेशन 6 मिलीमीटर। बोल रहा है कि दोनों प्लेट के बीच में हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, सॉरी एक कंडक्टिंग प्लेट डाल दिया जिसका थिकनेस कितना है, द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज समथिंग लाइक 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर थिकनेस का एक प्लेट डाल दिए। ठीक है, थोड़ा मैं फिगर को भी बढ़िया से बना दूं ताकि आपको ये अच्छा लगेगा। ये प्लेट टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा प्लेट से क्या कैपेसिटर बनाएंगे? चलो प्लेट को भगा दिए, अच्छा वाला प्लेट बनाते हैं। ये हो गई अच्छा प्लेट, ये हो गया एक प्लेट और ये हो गया दूसरा प्लेट। दो प्लेट के बीच में सेपरेशन कितना था? इट वाज ओनली 6 मिलीमीटर, लेकिन हमने अब ये दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग प्लेट डाल दिया है और कंडक्टिंग प्लेट का थिकनेस कितना दिया है? दिया है 2 मिलीमीटर। बोला बताओ नया कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस किसके लिए होता था, कंडक्टर के लिए कि डाइलेक्ट्रिक के लिए? 6 मिलीमीटर का डाइलेक्ट्रिक था एयर, अभी कितना है 4 मिलीमीटर का। मतलब पहले कैपेसिटेंस था A एप्सिलॉन 0/6, अब होगा कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन 0/4। दैट्स ऑल, एयर ही तो कैपेसिटेंस दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में ऐसे कहेंगे C1 is A epsilon 0/6 millimeter was 20 microfarad. C2 is now A epsilon 0 by कितना एयर है? 4 मिलीमीटर का एयर है। एयर ही तो कैपेसिटेंस इफेक्ट दे रहा है, तो ये कितना होगा पूछा गया और ये तो कोई भी बता सकता है। C1/C2 कर दो, C1/C2 करोगे सारे कुछ कट पिट जाएंगे, मिलेगा इज इक्वल टू 4/6, है कि नहीं? C1/C2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया, मिला 4/6। तो पूछा है C2 कितना होगा? C2 इज नथिंग बट 3C1/2। C1 दिया था 20 माइक्रोफैराड, सो अब ये बन गया 30 माइक्रोफैराड। सो न्यू कैपेसिटेंस विल बी 30 माइक्रोफैराड। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। ओके, नेक्स्ट, a dielectric slab was inserted between plates of a parallel plate capacitor, parallel plate air capacitor to restore ओरिजिनल कैपेसिटेंस। पहले जितना कैपेसिटेंस था उसमें मुझे वापस जाना है, टू रिस्टोर ओरिजिनल कैपेसिटेंस। दी प्लेट सेपरेशन should be increased or decreased? प्लेट सेपरेशन को क्या करना चाहिए कि जो कैपेसिटेंस था वही रहेगा। अब डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बदल जाता है, बदल गया था। प्लेट सेपरेशन को क्या करेंगे कि कैपेसिटेंस जो था वही रहेगा। हमें तो मालूम है दी कैपेसिटेंस इज गिवन बाय A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R/d। अब हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, एयर कैपेसिटर था और ये डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे
तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ गया है, हमें जो पुराना कैपेसिटेंस था वो चाहिए। ए को कुछ नहीं कर सकते, डी के बारे में पूछा है, डी को बढ़ाना है कि घटाना है, कि कैपेसिटेंस जो था वही रहेगा। अभी एप्सिलॉन आर बढ़ गया, ये एप्सिलॉन आर गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया है, उसको थोड़ा घटाएंगे तो ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा ना। घटाने के लिए डी को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सो द प्लेट सेपरेशन मस्ट बी इंक्रीज्ड। क्या बात समझ में आ रहा है? ओके। अगर हम कहेंगे एप्सिलॉन आर का वैल्यू है 4, तो डी को क्या करना पड़ेगा? डी को भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा, डी को भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये जो था वही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो क्या लिखेंगे आंसर में? हाँ, तो टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ डी is to be increased to epsilon r times। मान लो कि पहले 2 मिलीमीटर था, तेल में डुबो दिए जिसका एप्सिलॉन r 4 है। अब थिकनेस प्लेट सेपरेशन क्या रखना है मुझे? 4 टाइम्स, मतलब 8 मिलीमीटर करना है, तभी तो जो था कैपेसिटेंस वही रहेगा। ऊपर भी 4 आएगा, नीचे भी 4 आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, here are 2 capacitors, 3 capacitors, ऐसा है। अब ये कोई एक कैपेसिटर है और इसके क्रॉस में भी बैटरी लगा है, ये नहीं कि नहीं लगा है, लगा है। ये है C1 कहो C, ये C2 कहो 2C, ये C3 कहो 3C। ठीक है। ठीक है, पूछा है इन व्हिच कैपेसिटर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, इनमें से कौन सा कैपेसिटर में सबसे ज्यादा एनर्जी है? इन व्हिच कैपेसिटर मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड। पहले बताओ कि ये C1 C2 में से किसमें ज्यादा एनर्जी होगा? किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगा? दोनों में क्या बराबर है? दे आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में, तो क्या बराबर है? V बराबर है। इसका एनर्जी है हाफ C1 V स्क्वायर, मतलब हाफ C V स्क्वायर, इसका हाफ 2C V स्क्वायर। तो एनर्जी किसमें ज्यादा है? C2 में। उसके बाद C1 में कम है, C1 में कम है, C2 में ज्यादा है। ठीक है, ये बात समझ में आया? अब C1 में कुछ एनर्जी है, C2 में कुछ एनर्जी है, पैरेलल में जोड़ दो तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हुआ? 3C। ये भी 3C, ये भी 3C, मतलब इसमें जितना एनर्जी होगा उसमें उतना एनर्जी होगा। तो 3C में कितना एनर्जी है? इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी, मतलब 3C में सबसे ज्यादा एनर्जी। क्या बात समझ में आ रहा है? सबसे कम एनर्जी किसमें हुआ? C1 में, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है ना। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये 3C में कितना एनर्जी है? जो C1 का एनर्जी प्लस C2 का एनर्जी। अब अगर ये 3C है, ये 3C है, दो 3C सीरीज में है, तो दोनों में बराबर एनर्जी होगा, मतलब इसमें भी वही एनर्जी है। मतलब इसका एनर्जी किसके साथ बराबर है? C1 का एनर्जी प्लस C2 का एनर्जी, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है? C3। समझ में आया? उसके बाद उससे थोड़ा सा कम C2, उससे कम यस, गॉट इट? हाँ, सोचना है, सोचना है। तो हम कहेंगे यहाँ पे एनर्जीज in capacitors are in ascending order as energy in 1 is the least, energy in 2 is least, less than energy in the 3। थर्ड कैपेसिटर में सबसे ज्यादा एनर्जी है।
क्या लॉजिक समझ में आया? पूरा नहीं तो लिखेंगे तो पूरा ऐसे टाइप का हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए फिर से एक बार बोल देता हूँ। पूछा है किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, प्यार से देखो, अब ये समझ में आ जाएगा। देखो ये जो C है और ये 2C है, दोनों पैरेलल में है। C और 2C दोनों पैरेलल में है, ठीक है, ये बात है। अब दोनों में V बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी स्टोर्ड हियर इज हाफ C1 V स्क्वायर, इसमें हाफ C2 V स्क्वायर, बट C2 इज मोर देन C1, तो इसमें एनर्जी ज्यादा हो गया। एनर्जी इन C2 इज मोर देन एनर्जी इन C1। अब C1 C2 तो पैरेलल में है, जोड़ दो तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है, C1 प्लस C2 पैरेलल में, तो C प्लस 2C मिलके हो गया 3C। मतलब ये दोनों मिलके 3C के बराबर है। मतलब ये दोनों मिलके जितना एनर्जी रखते हैं ये अकेला उतना एनर्जी रखता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस में है, 3C में है। उसके बाद 2C में, सबसे कम C में। क्या बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है a capacitor of 20 microfarad has a dielectric field in it. अब जो डाइलेक्ट्रिक है उसका एप्सिलॉन आर दिया हुआ है। क्या दिया है? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 3। Capacitor of 20 microfarad has a dielectric field in it. It was charged to 10 volt and then isolated from battery. बैटरी निकाल दिया गया। Now, if the dielectric is pulled out, what will be energy in system, in capacitor? कोई कैपेसिटर था, डाइलेक्ट्रिक था, चार्ज कर दिए, बैटरी निकाल दिए, फिर डाइलेक्ट्रिक को खींच के निकाल दिए। कैपेसिटर का एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, बस उतना तो बताओ। सोचो, कैपेसिटर था, डाइलेक्ट्रिक था, बैटरी लगा के चार्ज किए, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए, अब ये चार्ज कैपेसिटर है, अब डाइलेक्ट्रिक को बीच से निकाल के बाहर निकाल दिए। अब इसका एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? सोचना है? नहीं सोचना है, सोचना है, सोचना है। क्या होगा, क्या होगा रोशन? इंक्रीज करेगा। बात सही है, इंक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन आता है कि इंक्रीज करेगा तो कहां से आएगा एनर्जी? एनर्जी इज कंजर्व, आया कहां से, है ना? हाँ, ये तो गहरी बात हो। एनीवे, लेट अस सी व्हाट विल हैपन। सॉल्यूशन, इनिशियल चार्ज क्या था? इट वाज 20 into 10 is equal to 200 माइक्रोकूलम। फाइनली वही चार्ज रहेगा क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है। इनिशियल एनर्जी
इज हाफ CV स्क्वायर, और कुछ भी करो, क्या है हाफ CV स्क्वायर, हाफ 20 इंटू 10 का स्क्वायर इज 1000 माइक्रोजूल। नाउ आफ्टर dielectric is pulled out, कैपेसिटेंस ए पहले क्या था, ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बाई डी, नहीं, अब क्या है, ओनली ए एप्सिलॉन 0 बाई डी। ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बाई डी था 20, डाइलेक्ट्रिक को निकाल दिए तो रह जाएगा ए एप्सिलॉन 0 बाई डी, मतलब ये क्या हो जाएगा 20/3। क्या बात समझ में आ रहा है? इट इज ए एप्सिलॉन 0 बाई डी, पहले क्या था 20 माइक्रोफैराड, क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक था ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बाई डी का वैल्यू 20 था, अभी तो डाइलेक्ट्रिक निकाल दिए 20/3। नाउ फाइनल चार्ज, चार्ज क्या होगा, चार्ज तो प्लेट पे था, वही है कितना 200 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस 20/3 माइक्रोफैराड। नाउ फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, इट इज अगेन Q स्क्वायर बाई 2C। Q स्क्वायर मतलब Q कितना था, Q था 200 माइक्रोकूलम स्क्वायर, 200 माइक्रोकूलम का स्क्वायर बाई 2C, C हो गया 20/3, आंसर होगा माइक्रोजूल्स में। कितना होगा देखो तो, ये हो गया 10 और ये हो गया 5, इज 1000/3, 3000 माइक्रोजूल्स। समझ में आया? कितना हो गया 3000 माइक्रोजूल्स, पहले क्या था 1000 माइक्रोजूल्स। जब मैं इसको खींच के डाइलेक्ट्रिक निकाल दिया तो एनर्जी बन गया 3000 माइक्रोजूल्स। कहां से आया? हो, ये तो सोचने वाली चीज है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो आप सुनते हो ना, वो हाई वोल्टेज लाइन में कोई इंसान चिपक गया, सुने हो ना? कौन सा चैप्टर में आता है? क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है? क्या ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आता है? हाई वोल्टेज में चिपक गया, फिर लाठी से मारे तब गिरा, सुने होगे, पकड़ लेता है। वो जो पकड़ लेने वाली चीज है कौन करता है, कौन सा चैप्टर में आता है? कभी पूछ के देखो, टीचर को पूछो, वो ऐसे पकड़ेंगे तेरे को, नहीं? वो पकड़ लेने वाली इफेक्ट क्या है? सर थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट समझ में आया, नहीं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट समझ में आया, और पकड़ लेना वाला इफेक्ट वाला करंट कौन सा है? क्यों पकड़ता है? हाई वोल्टेज में क्यों चिपक जाते हैं? इसलिए चिपक जाते हैं कि ये कोई मान लो कि एक कैपेसिटर है, आप चाहे कोई कंडक्टर लाओ या इंसुलेटर लाओ, मान लो पहले कंडक्टर लाते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, खींच के ये अंदर लेने की कोशिश करेगा। अगर ये इंसुलेटर है तो डाइलेक्ट्रिक्स डाइपोल्स ऐसे ऐसे हो जाएंगे, यहाँ पर बाउंड चार्जेस होंगे और यहाँ पर भी बाउंड चार्जेस होंगे, खींच के लेंगे, मतलब दो कैपेसिटर प्लेट के पास कुछ भी रखोगे खींच के वो अंदर ले लेगा, ऑटोमेटिकली खींच के अंदर ले लेगा। वो खींचने वाला इफेक्ट वहां से आता है, समझ में? अभी अगर ये डाइलेक्ट्रिक ऑलरेडी खींचा हुआ था, अंदर घुस गया था, अब इसको जब आप खींच के निकालोगे बाहर, वर्क इज डन बाय द सिस्टम फोर्स और अगेंस्ट द सिस्टम फोर्स। तो जब भी वार करोगे अगेंस्ट द सिस्टम फोर्स, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। तो इसको खींचने में कितना वार किए हो आप? 2000 माइक्रोजूल्स, इसीलिए तो ये बन गया है 3000 माइक्रोजूल्स। समझ में आ रहा है? ये फंडा है। नेक्स्ट, क्या ये चीजें समझ में आया? कोई भी कैपेसिटर के बगल में हाई वोल्टेज लाइन में इसलिए डर है, पास में जाओगे तो खींच के ले लेगा। अब खिंचाव तो वही रहेगा, नाउ एक्सीलरेशन डिपेंड्स अपॉन योर मास। ज्यादा मास है तो कम एक्सीलरेशन होगा, समीर जैसा होगा तो खींचा जाएगा, नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विथ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तुम लोगों को पढ़ाना नहीं है, प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल सरफेस रिफ्लेक्शन
वो है नहीं, स्कूल में आता भी नहीं है। तुम लोगों को सीधा रिफ्रैक्शन आता है, दे टेक इट ग्रांटेड कि तुम लोगों को आता है, तो आई विल ऑल्सो टेक इट ग्रांटेड कि तुम लोगों को आता है, क्योंकि वो बोर्ड में तो आता नहीं है, सिलेबस में रिफ्रैक्शन से स्टार्ट होता है। रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, स्लैब, प्रिज्म एंड क्या लेंसेस, ये आते हैं। तो विल सी रिफ्रैक्शन एंड दैट इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास। जय हिंद। जय हिंद।